नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो आज जो है हम आपको नागरिक शास्त्र का जो है सबसे अंतिम चैप्टर जो 5वां चैप्टर है, उसका नाम है आपको लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ये जो आपका चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका सबसे अंतिम चैप्टर है, इसके बाद नागरिक शास्त्र आपका समाप्त हो गया है। इससे पहले हमने आप लोगों को 4 चैप्टर के बारे में पढ़ाया। इसमें पहला चैप्टर था आपको सत्ता में साझेदारी। इसके बाद था सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। साझेदारी मिलने के बाद वो काम कैसे करेंगे। फिर तीसरा चैप्टर था आपको लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में किस किस तरह के संघर्ष होते हैं, कैसे कैसे संघर्ष किए जाते हैं, इसके बारे में हमने आपको तीसरे चैप्टर में जानकारी दिया। इसके बाद चौथा चैप्टर था आप लोगों का लोकतंत्र की उपलब्धियां, कि लोकतंत्र मिलने से हम लोगों को क्या क्या मिला, क्या फायदा हुआ, लोकतंत्र की क्या क्या उपलब्धि है, क्या क्या अच्छाई है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको चौथा चैप्टर के बारे में पढ़ाया। इसके बाद ये आपका 5वां चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौती, यानी लोकतंत्र में अब चुनौती किस किस तरह के हैं। लोकतंत्र जो हमारे देश में लागू है या जहाँ जहाँ लोकतंत्र लागू है उसके अंदर में किस किस तरह की चुनौती है, उसको किन किन चीज़ों से निपटना पड़ता है। तो इसके बारे में जो है लोकतंत्र की चुनौती के बारे में हम आज जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये लास्ट चैप्टर है। तो अभी तक आप जो है नागरिक शास्त्र के अंदर में या कोई भी हमने आपको थ्योरी दिया, उसमें जो है हमने आपको सारे के सारे लेक्चर्स में जो है इतने ही नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए हैं, इतने नोट्स में आपको सबसे समराइज करके सारा कंटेंट को एक छोटे से जगह पर समेट करके हमने आपको पढ़ाया है। 30 से 40 मिनट के अंदर में सारा का सारा वीडियोज आपको मिला है। इसमें सारा का सारा कंटेंट आपको कवर हुआ है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके लास्ट 1 महीना 15 दिनों के अंदर में इस तरह के कंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप 2 से 3 बार आप सारा का सारा नोट्स पढ़े होंगे, वीडियो एक लेक्चर एक बार देखे होंगे, फिर उसको लिखे होंगे, 2-3 बार पढ़ लिए होंगे, तो आपको अब जो है सारा का सारा बात पता हो गया होगा। तो आप उसको क्या करिए, फिर से जो है उसको पढ़िए। और आपको कैसे याद रहना चाहिए, जैसे हमने आपको चैप्टर का नाम बताया, जैसे हमें याद है उसी तरह से आपको भी याद होना चाहिए कि नागरिक शास्त्र के अंदर में कौन कौन से चैप्टर कितने कितने नंबर पे हैं, और कौन से चैप्टर के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सी बातें लिखी गई है। जैसे हमने आपको टॉपिक के तरह पढ़ाया है, जैसे इसमें 5 टॉपिक है, जैसे यहाँ पर इसमें 5 टॉपिक है, तो एक टॉपिक से लेके 5वां टॉपिक तक आप लोगों को फिर चैप्टर के अंदर में याद होना चाहिए। और जब आपको टॉपिक याद रहेगा, जैसे राजनीतिक सुधारों की दिशा, तो जैसे ही आप दिशा राजनीतिक सुधारों की दिशा पढ़ेंगे, अगर 1-2 बार पढ़े होंगे, तो आपको ये अंदर का बात सारा का सारा याद आ जाएगा। जैसे ही आप पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र की समक्ष विशिष्ट चुनौतियां, तो आपको ये अंदर की बातें याद आ जाएगी। तो जैसे ही आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो इस तरह से आपको याद आएगा। तो उसको क्या करिए, आप एक पेज के अंदर में समेटिए। जैसे आपको हमने नागरिक शास्त्र पढ़ाया, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से नागरिक लिख दीजिए, नागरिक शास्त्र लिख दीजिए। और नागरिक शास्त्र को फिर क्या करिए, तो इसको जैसे 5 चैप्टर है तो 5 भाग में इस तरह से बांट दीजिए। 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 भाग में बांट लीजिए। और सबका नाम लिखिए, चैप्टर का नाम। जैसे ये पहला चैप्टर यहाँ का नाम यहाँ लिखिए, दूसरा चैप्टर का यहाँ लिखिए, तीसरा चैप्टर का यहाँ लिखिए, चौथा, और ये हो गया आपका 5वां चैप्टर। इस तरह से 5 चैप्टर का नाम लिख लिए। इससे आपको क्या हो गया, चैप्टर याद आ गया। और इसके अंदर में क्या क्या टॉपिक है, जैसे पहला चैप्टर के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक है, तो उस टॉपिक को, पहला टॉपिक यहाँ लिखिए, दूसरा यहाँ लिखिए, तीसरा यहाँ लिखिए, चौथा यहाँ लिखिए, 5वां, जितने टॉपिक हैं इसके अंदर में इस तरह से लाइन लगा करके लिखिए। इससे क्या होगा, जब 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको उस टॉपिक के अंदर में क्या बात है, जैसे हमने बताया कि ये टॉपिक लिखिएगा। जैसे 5वां चैप्टर का 5वां टॉपिक है आपको राजनीतिक सुधार की दिशा। मान लीजिए यहाँ पर आपने दिशा लिख दिया कि राजनीतिक सुधार की दिशा यहाँ पर हमको 5वां टॉपिक में बताया गया है। तो आपको जैसे ही वो देखिएगा तो आपको पता आ जाएगा कि अच्छा ये सब कंटेंट है। अगर इसके अंदर में भी नहीं आए तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, छोटा सा बांट करके लिख सकते हैं। इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना करके एक पेज के अंदर में सारा नागरिक शास्त्र को क्या कर देंगे, समेट देंगे। और ऐसे जब आप करेंगे तो आपको लगेगा, तब आप जब जा करके एग्जाम के लिए पूरे के पूरे तरीके से क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जो भी टॉप करने वाला बच्चा होता है, अब पता नहीं वो इस तरह से नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, अगर आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो पक्का टॉपर के लिस्ट में जो है आप लोग आएंगे। जो भी टॉपर होता है या जो सिविल सर्विसेज या बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करता है, वो इसी तरह से अपने पढ़ाई को समेट के एक पेज तक ला लेते हैं। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज के अंदर में जो है अपने सारे के सारे पढ़ाई को क्या कर देते हैं, समेट देते हैं। तो इस तरह से आप अगर शॉर्ट नोट्स बना करके तैयार हैं तो ये आप एग्जाम के सेंटर पर भी जा करके एक बार रिवाइज कर लेंगे। इस तरह से बना हुआ है, मान लीजिए आपका जो है साइंस का है, और साइंस का इस तरह से बना हुआ है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इस तरह से 3 पन्ना में बना हुआ है, 3 पन्ना 4 पन्ना में। आप देखते ही आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये बात है, उसको रिवाइज करके आप एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह से नोट्स एक छोटा सा बना करके, ये तो आपका 2 पन्ना में है ही।
अब उसको भी समेट करके आप इतना छोटा लाइए, तब जा करके देखिए आपका एग्जाम कितने अच्छे से जाता है। और ये प्रैक्टिस अगर आपका ये इस तरह का प्रैक्टिस जनरेट हो गया, इस तरह का प्रैक्टिस मतलब कि शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका आपको जनरेट हो गया, पता लग गया, तो आप यकीन मानिए आगे चल करके जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। क्योंकि बच्चे पढ़ते तो हैं वो, लेकिन किताब में ही रख देते हैं, उसको समेटना नहीं आता है, इसके कारण वो एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर में सफलता उन्हें नहीं मिलती है। और अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, टॉप 10 में भी आप जो है अपना जगह बना सकते हैं। अभी भी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी, फिर भी आप इस तरह से पढ़ करके बहुत अच्छे एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है, मतलब डबल ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसके आधार पर आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर इस तरह से आपके पास नोट्स है तब। तो चलिए, हमको ये आपको जानकारी देना था तो हमने दे दिया, इस तरह से आप करिए। अब जो है जैसे ये 5वां चैप्टर ये खत्म हो गया, तो नागरिक शास्त्र का आप एक इस तरह से छोटा सा नोट्स बना लीजिए, 2-3 बार 4 बार पढ़िए और फिर इस तरह से नोट्स बना लीजिए। फिर अगर टॉपिक के अंदर में भी आपको कुछ नहीं याद है तो यहाँ छोटा सा लिख दीजिए, जो याद नहीं रहता है, जो याद हो गया वो तो आपका याद हो गया, नहीं हुआ वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो जो है चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके आगे आपको ये बहुत ही फायदा करेगा, इसको करके देखिएगा। तो आपका था लोकतंत्र की चुनौती, क्या क्या लोकतंत्र के अंदर में हमें अभी हमारे पास चुनौती विद्यमान है। तो देखिए इसको हमने 5 टॉपिक में पढ़ाया है। पहला टॉपिक है कि लोकतंत्र की बुनियादी चुनौतियां, फंडामेंटल चुनौती, मतलब मेन चुनौती क्या है, मेन चुनौती लोकतंत्र के पास क्या है। तो लोकतंत्र के पास सबसे पहला मेन चुनौती है कि तानाशाही को समाप्त करना। देखिए पहला टॉपिक है तानाशाही को समाप्त करना। अगर आप इस तरह से टॉपिक लिखें, आपको नहीं याद रहा कि बुनियादी चुनौती में क्या क्या है, तो लिख दीजिए वहां पे छोटा सा एक शब्द में तानाशाही। दूसरा है संस्थाओं का निर्माण यानी संस्था। तीसरा लिख दीजिए सेना का नियंत्रण यानी सेना। इस 3 को वर्ड लिख दीजिएगा तो आपको सारा बात फिर से याद आ जाएगा। तो ये है इस तरह से, अगर नहीं याद रहता है तब जाकर के आप इस तरह से कर सकते हैं, तो आपको याद रहेगा इसके ऐसे ऐसे करके। तो जो है लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती हम आपको बता रहे थे। बुनियादी चुनौती में मतलब मेन फंडामेंटल जो मेन मुख्य चुनौती है वो है कि सबसे पहला तानाशाही को समाप्त करना। तानाशाही किसको कहते हैं, मतलब एक तानाशाह या राजा टाइप का आदमी हो गया और कहा कि हमारा ही कानून चलेगा, तो वो तानाशाही हुआ। और लोकतंत्र इसके उलट है, इसके उल्टा कहता है कि लोकतंत्र कहता है कि सारी जनता जिसको चुन करके वोट दे करके भेजेगी वही क्या करेगा, शासन करेगा। तो लोकतंत्र तानाशाही के अगेंस्ट बोलता है, उल्टा बोलता है। लोकतंत्र तानाशाही का उल्टा है, यानी तानाशाही को रोकता है। तो सबसे पहली चुनौती है लोकतंत्र के पास क्या, कि तानाशाही को रोकना, कोई तानाशाह न बन जाए। तो पहली चुनौती उसके पास ये है। दूसरा है संस्थाओं का निर्माण करना। अब लोकतंत्र अगर आप ठीक से चलाना है तो उस तरह के संस्था बनाने पड़ेंगे आपको, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इस तरह के संस्थाओं को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो है सेना का नियंत्रण। कभी कभी क्या होता है, लोकतंत्र है भी फिर भी सेना का नियंत्रण हो जाता है, वो भी एक तानाशाही का ही रूप ले लेता है। जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल, वहां पर तानाशाही मतलब कि सेना का नियंत्रण है, सेना वहां पर हावी है। एक पुतला के रूप में प्रधानमंत्री तो रहता है, लोकतंत्र तो है, दिखाने के लिए लोकतंत्र है कि यहाँ पे हमारे पास प्रधानमंत्री है, लेकिन उस कानून शासन किसका चलता है, तो वहाँ के सेना का चलता है। तो ये भी लोकतंत्र का मतलब कि ये भी तानाशाही को दिखाता है और लोकतंत्र के लिए ये भी एक चुनौती है। तो इस तरह से 3 मेन चुनौती है हमारे पास लोकतंत्र के पास, कि तानाशाही ना आ जाए या सेना का शासन ना हो जाए। तो ये ऐसे देशों में होता है जहां पर लोकतंत्र अभी ठीक से स्थापित नहीं हुआ है, अभी उसने लोकतंत्र को ठीक से स्थापित नहीं किया है, उसमें इस तरह का देखता है कि कहीं कहीं तानाशाही का रूप ले लिया, कहीं सेना का नियंत्रण हो गया। तो वही बात यहाँ पर देखिए पहले लिखा हुआ है कि यह चुनौती उन देश के लिए है जहां अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है। कहने के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है लेकिन स्थापित नहीं हुआ है, वहाँ चुनाव ठीक से नहीं होते हैं, तानाशाहों का प्रभाव है, वहाँ पर बाहुबली का प्रभाव है। इस तरह से अलग अलग जो लोकतंत्र को हावी करते हैं, वोट नहीं देने देते हैं, चुनाव अपने हिसाब से करवाते हैं या कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने देते हैं, तो इसको कहते हैं तानाशाही रवैया। तो ये जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छे से स्थापित नहीं है वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को देखा जाता है। तो लोकतंत्र के पास ये सबसे मेन चुनौती है कि तानाशाही ना आ जाए, संस्थाओं का निर्माण हो और सेना का नियंत्रण न हो जाए। तो देखिए तानाशाही के अंदर में गैर लोकतांत्रिक शासन जैसे सैन्य शासन या राजशाही, कोई राजा बन गया और उसी का कानून चलेगा, कोई उसको वोट से मतलब नहीं है, जनता के वोट से मतलब नहीं है, तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है, को उखाड़ फेंकना है। यानी सैन्य शासन भी तानाशाही की तरफ ही इशारा करता है और राजशाही भी तानाशाही की तरफ इशारा करता है। इस सब को क्या करना है, लोकतंत्र का काम है उखाड़ के फेंकना। लोकतंत्र का काम है कि सबको लेकर के सब वोट दे तब जा करके क्या चले, शासन चले। दूसरा है संस्थाओं का निर्माण करना। संस्था का निर्माण करना मतलब एक संप्रभु और कार्यशील राज्य की स्थापना करना जहां नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हो। यानी लोकतंत्र के अंदर में लोगों को संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि आपको कोई जो है जीने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है, समता का अधिकार है, कोई आपको क्या करेगा,
जाति के आधार पर या अलग अलग तरीके के आधार पर, आप महिला हैं तो पुरुष होने के आधार पर, अगर आप विकलांग हैं तो आपको सही आदमी आपको सता नहीं सकता है, सब समानता का अधिकार दिया गया है। ये सब कुछ कुछ मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में दिए हुए। तो उन मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो है कुछ कुछ संस्था होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया तो आप शिकायत करने के लिए कोई जगह होगा तभी ना। तो उस तरह के संस्था को बनाना है, उसी के लिए कहा जा रहा है कि संस्थाओं का निर्माण करना, यानी एक संप्रभु और कार्यशील राज्य की स्थापना करना जहां नागरिकों को मौलिक अधिकार क्या हो, प्राप्त हो। इस तरह का सिस्टम बनाना है। अगला है सेना का नियंत्रण। ये भी एक चुनौती है लोकतंत्र के सामने में कि सत्ता को सेना के चंगुल से दूर रखना है और नागरिक शासन को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। नागरिकों का शासन सुनिश्चित करना है, सेना का शासन नहीं आने सेना का शासन नहीं आने देना है, उसको दूर रखना है। और नागरिकों का शासन, यानी नागरिक वोट दे तभी जाकर के कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस तरह का आपको चुना जाए, इसके बाद शासन चले। तो सेना से क्या करना है, चंगुल से इसको दूर रखना है। जैसे हमारे भारतीय सरकार, सेना का अपना काम है, सेना अपना सीमा पर सुरक्षा करती है और वो जो है राजनीतिक काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन वही पाकिस्तान की सरकार है, वो राजनीतिक काम में भी हस्तक्षेप करती है। वहाँ का जो लोकतंत्र है वो सेना के चंगुल में है। तो लोकतंत्र के पास इस तरह की चुनौती होती है, इस सब को दूर रखना है अपने से। एक नागरिक का शासन सुनिश्चित करना है, लोगों को मौलिक अधिकार हो ऐसा शासन को स्थापित करना है। अगला चुनौती है कि लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती मतलब लोकतंत्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लोकतंत्र हमने दे दिया, किताब में दे दिया, लेकिन नीचे में पहुँच ही नहीं रहा है। नीचे में वही जातिगत भेदभाव हो रहे हैं, क्या कहते हैं, अलग अलग तरह के भेदभाव हो रहे हैं। तो वो अगर लोकतंत्र नीचे तक नहीं पहुंचा तो फिर वो लोकतंत्र किसी काम का नहीं है। तो वो लोकतंत्र के पास ये भी चुनौती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे के लोगों तक पहुंचे, निचली तबका के लोगों तक पहुंचे, जो सबसे समाज के नीचे में है, वो भी लोकतंत्र का मतलब जाने, अपने अधिकार को जाने, तब जाकर के वो लोकतंत्र क्या होगा, सफल होगा। तो यही दूसरा चुनौती ये है लोकतंत्र के पास कि विस्तार की चुनौती है। ये ऊपर ऊपर में तो बहुत बढ़िया है, जो ऊपर के लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोर्ट में जाकर के क्या करते हैं, अपना हक मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं। और जो नीचे के लोग हैं वो प्रताड़ना वैसे ही सहते रहते हैं और नीचे पड़े रहते हैं। कोई कुछ कर दिया, वो कहाँ जाएंगे, परेशान, मतलब उतना समझदार आदमी व्यक्ति नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो कोर्ट में कहाँ से जाकर के चक्कर लगाएगा आदमी। तो जो है वो क्या हो गया, सही लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। तो दूसरा चुनौती लोकतंत्र के पास ये है कि लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती, यानी यह चुनौती भारत और अमेरिका जैसे स्थापित लोकतंत्रों के सामने है, जहां लोकतंत्र के सिद्धांतों को समाज के हर स्तर तक पहुंचाना आवश्यक है। यानी यह चुनौती जो है आपको, जहां पर लोकतंत्र बढ़िया से स्थापित है, जैसे हमारा भारत है, अमेरिका है, यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है, चुनाव समय से होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि। तो इस तरह के जो देश हैं वहाँ पर इस तरह का चुनौती है। वहाँ पर क्या चुनौती है कि नीचे तक जो है लोगों के पास उस तरह का सुविधा नहीं पहुँचता है। लोकतंत्र का असल मतलब वहाँ के लोग नहीं जानते हैं और वो क्या करते हैं, तो प्रताड़ना को सहते हैं। तो इसके कारण जो है लोकतंत्र में दूसरी चुनौती है कि वो विस्तार करे, अपना लोगों तक पहुँचे, अंदर के लोगों तक, नीचे के लोगों तक, हर स्तर के लोगों तक क्या करे, पहुँचे। तो ये दूसरी चुनौती है। तो इसी चुनौती को दूर करने के लिए पहला काम क्या किया गया, स्थानीय निकायों को शक्ति देना है। अगर नीचे तक जाना है तो नीचे में कौन है, स्थानीय निकाय, पंचायत, मुखिया, इस सब का जो चुनाव होता है। क्यों? क्योंकि नीचे के लोगों तक क्या पहुंचे, लोकतंत्र पहुंचे। इसके लिए जो है इस सब का व्यवस्था किया गया है। पहले पंचायती राज इलेक्शन, मतलब पंचायती राज में जो मुखिया का चुनाव नहीं होता था, वो तो 20-25 वर्षों से जो है बिहार में जाकर के स्टार्ट हुआ है, पूरे देश में हुआ है। क्यों हुआ है? तो नीचे के लोगों तक लोकतंत्र पहुंचे, वहां पर किसी भी तरह का समस्या लोगों को ना हो, इसके लिए वो किया गया है। तो वही कह रहा है कि दूसरी चुनौती को अगर आपको दूर करना है, हर स्तर के लोगों तक पहुंचना है, तो स्थानीय निकाय को क्या दीजिए, शक्ति दीजिए। स्थानीय निकाय, मुखिया को पावर दीजिए किसी भी समस्या को सुनने का, उसको हल करने का। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज को अधिकार देना है, अधिक अधिकार देना है। अगर आप नीचे तक लोकतंत्र को पहुंचाना चाहते हैं तो पंचायती राज को क्या दीजिए, अधिक अधिकार दीजिए। मुखिया को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दीजिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम को निपटाएगा। सरपंच, पंचायती लेवल पे जो भी आदमी होते हैं उन सबको पावर दीजिए, तब जाकर के काम को क्या करेगा, अच्छे से निपटाएगा। अगला है समावेशी भागीदारी। अगर लोकतंत्र को और बढ़िया से नीचे तक पहुंचाना है तो अगला क्या करना पड़ेगा, समावेशी, यानी सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, भागीदारी देना पड़ेगा। जैसे महिला हमेशा घर में रहती है, लोगों को पता है महिला घर में रहेगी, तो ये जो है क्या है, समावेशी नहीं हुआ। आधा जनसंख्या जो है घर के अंदर में है, तो वो भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। वो भी क्या करें, अपना भागीदारी लें, वो भी चुनाव लड़ें और आगे आएँ, अपना स्थानीय शासन में क्या करें, भूमिका निभाए। नीचे से लेकर के ऊपर तक अभी राष्ट्रपति जो है सबसे शीर्ष पद पर महिलाएं ही बैठी हुई है।
अगर महिला सोच लेती जो हम नहीं कर सकते हैं तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाती। तो जो है समावेशी भागीदारी देना है सभी को, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यक समूहों को शासन में उचित भागीदारी क्या करना है, सुनिश्चित करना है। यानी अगर आप लोकतंत्र का विस्तार करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्थानीय निकाय को दीजिए, तब जाकर के विस्तार होगा उसका। फिर समावेशी भागीदारी कीजिए, महिलाओं तक, अल्पसंख्यकों तक, दलित लोगों तक, दलित समाज के लोगों तक, वहां तक जो है आप क्या करिए, शासन में उचित भागीदारी सुनिश्चित करिए। तो ऐसे ही तो आपका लोकतंत्र का क्या होगा, विस्तार होगा, ज़्यादा जगहों तक पहुंचेगा। इसके बाद है संघीय सिद्धांतों का पालन। देश की सभी इकाई यानी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के साथ समान व्यवहार करना और संघीय सिद्धांतों का पालन। जैसे हमारा भारत जो है संघीय देश है, बहुत सारे राज्यों का क्या है, संघ है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का, और केंद्र जो है ऊपर में मेन जो है बैठा रहता है, वो सारे के सारे राज्यों को क्या करता है, ऊपर में सुप्रीम पावर के रूप में बैठा रहता है। तो वो अगर भेदभाव करेगा तो फिर क्या होगा, वो भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में भी क्या करना है, समान व्यवहार करना है। आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में भी क्या करना है, समान व्यवहार करना है। अगर आप नहीं करिएगा तो वो लोकतंत्र अच्छा नहीं होगा। समान व्यवहार करिएगा तभी वो लोकतंत्र क्या होगा, अच्छा होगा और लोकतंत्र का विस्तार होगा। तीसरा चुनौती है लोकतंत्र के सामने, लोकतंत्र को गहरा करने की चुनौती। गहरा करने की चुनौती है, इसका मतलब है कि इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रथाओं को इतना मजबूत बनाना है कि वो आम जनताओं की अपेक्षा को क्या कर सके, पूरा कर सके। आम जनताओं की अपेक्षा को क्या कर सके, पूरा कर सके। यानी लोकतंत्र गहरा तभी होगा जब उसके संस्था जो हैं उसको क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। मान लीजिए कोई भी नीचे कोई भी संस्था है और वो ज़्यादातर डिसीजन ले ही नहीं पाएगी। मान लीजिए कुछ हुआ और कहे उसके पास, उसके हाथ में उसका डिसीजन लेने का क्या है, क्षमता ही नहीं है। वो कहेगा ऊपर जाइए, तो ऊपर जाइए, ऊपर जाइए मतलब क्या होगा, वो लोगों के पास पावर ही नहीं है, तो वहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा। लोग ऊपर जाएंगे, वहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो आप जो है जो भी संस्था है उसको क्या करिए, मजबूत करिए। जैसे ब्लॉक है, थाना है, इस सबको मजबूत करिए, न्याय डिसीजन लेने का क्या दीजिए, पावर दीजिए। तो वो वहीं पर क्या करेगा, उसका न्याय करेगा और लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। उसी बात को कह रहा है यहाँ पर कि उसका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रथाओं को इतना मजबूत करना है कि वो आम जनता की अपेक्षाओं को क्या कर सके, पूरा कर सके। लोकतंत्र में और गहरा करने की चुनौती मतलब कि और मजबूत से ये मतलब है कि आप लोग जो है मतलब लोकतंत्र जितना मजबूत होगा उतने अच्छे से काम होगा, उतने अच्छे से काम होगा। क्योंकि लोगों के पास क्या रहेगा, भय रहेगा कि अगले बार हम नहीं चुने जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो चुने जाने का अगर भय रहेगा कि अगर हम काम करेंगे तो फिर से चुने जाएंगे, तो अच्छे से काम होगा और लोकतंत्र और गहरा होगा। इसके बाद संस्थाओं को भी अगर आप मजबूत करेंगे तो उसके हिसाब से भी लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। अगला है जन भागीदारी। निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की सीधी भागीदारी और नियंत्रण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। लोकतंत्र को और अगर गहरा करना चाहते हैं तो जन भागीदारी को बढ़ाइए। यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की सीधी भागीदारी को क्या करिए, बढ़ावा दीजिए। सीधी भागीदारी और नियंत्रण को क्या करिए, बढ़ावा दीजिए। जैसे कि मुखिया लेवल पर जो होता है, जैसे पंचायत लोग बैठता है, पंचायत को क्या दीजिए, लोग पहले के टाइम में गांव में 10 आदमी बैठ करके क्या कर लेते थे, पंचायती कर लिया करते थे, पंचायत कर लेते थे और वो क्या होता था, मान्य होता था जो कहते थे। अब क्या है, वो मान्य नहीं है, आपको कोर्ट में ही क्या करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। 10 लोग पंचायत करके आपका जो फैसला देगा वो मान्य नहीं होगा कोर्ट के अंदर में, न्यायालय के अंदर में। तो क्या करना होगा, जन भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की जो सीधी भागीदारी है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। तब जाकर के लोग क्या करेंगे, उतना कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाएंगे, गांव में ही इस समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। लोकतंत्र माने, लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का तंत्र। लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, तो लोगों की उसमें भागीदारी बढ़नी चाहिए। इसके बाद है संस्थागत मजबूती। वही न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के जैसे अंगों के बीच टकराव को कम करना और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, सुनते रहते हैं कि न्यायपालिका और विधायिका आपस में लड़ते रहती है। न्यायपालिका कुछ ऑर्डर देती है, आदेश देती है, तो विधायिका उसको बदल देती है। कभी कभी विधायिका कुछ कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसको रद्द कर देती है। तो ये टकराव बना रहता है। इस टकराव की स्थिति में काम अच्छे से नहीं होता है। तो अगर आप लोकतंत्र को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो इस काम को भी क्या करिए, संस्थागत मजबूती कीजिए और ये जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में टकराव है इसको कम करिए। अगर ये कम होगा तो काम भी क्या होगा, अच्छे से होगा। अगला है, चौथा चुनौती है लोकतंत्र के पास कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष विशिष्ट चुनौतियां। कुछ भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो है, ये तो पूरे लोकतंत्र के बारे में है, जहां जहां लोकतंत्र है उन सब के पास ये चुनौती है। और ये सिर्फ कुछ भारतीय लोकतंत्र के पास जो है
चुनौती, विशिष्ट चुनौती यहाँ पर लिखे गए हैं। भारत जैसे देश में कुछ सामाजिक और आर्थिक मुद्दे लोकतंत्र की राह में बड़ी बाधाएं हैं। भारत में कुछ कुछ सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है बाधा है। पहला है इसमें जातिवाद और परिवारवाद। भारतीय लोकतंत्र में जातिवाद और परिवारवाद का क्या है, बाधा है। राजनीति में किसी एक परिवार या जाति का वर्चस्व लोकतंत्र की निष्पक्षता को क्या करता है, प्रभावित करता है। देखते हैं हमारे देश में, खास करके हमारे बिहार में जातिवाद बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर विकास पे नहीं वोट डलता है, यहाँ पर किस पे डलता है, जाति पे वोट डलता है। अगर कोई बहुत ही विकासशील व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, समझदार व्यक्ति है, अभी तो पिछले इलेक्शन में आपने देखा ही है कि किस तरह से जो है जाति के आधार पर जो है, जाति के आधार पर सारे समीकरण बने हुए हैं। हर जाति के एक एक क्या है, नेता खड़ा है, और जो जितने जाति के नेता को अपने में मिला लेगा वो सरकार बनाएगा। क्योंकि यहाँ विकास पे वोट, यहाँ स्कूल पे, सड़क पे, शिक्षा पे वोट ज़्यादा पड़ता नहीं है। लोग अपने जाति को देख करके वोट दे देते हैं, या किसी एक परिवार को देख करके वोट दे देते हैं। परिवारवाद भी है कि मतलब फलाना का बेटा है तो वही खड़ा होगा, उसको ही वोट देना है क्योंकि वो फलाना का बेटा है। आप देख रहे हैं बहुत सारे बेटा लोगों को लाया गया है राजनीति में। तो अलग अलग तरीके से परिवारवाद और जातिवाद ये लोकतंत्र के लिए क्या है, गलत है। लोकतंत्र का मूल भावना क्या है, जो काम करेगा, जिसको जनता चाहेगी वही क्या करेगा, आएगा। और यहाँ पर क्या है, जातिवाद है, काम करे नहीं, सिर्फ उस जाति का है तो मिल जाता है। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इससे क्या होगा, काम नहीं होगा। उस प्रतिनिधि को यानी उस विधायक को पता है कि हमें जाति पे वोट मिल ही जाएगा क्योंकि हम फलाने जाति से हैं, हम काम करें या ना करें उससे क्या मतलब है। तो इससे क्या होगा, देश का घाटा होगा, समाज का घाटा होगा, जहाँ का वो विधायक है वहाँ के लोगों का घाटा होगा, क्योंकि वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल, स्कूल, सड़क जो बनना था वो नहीं बनेगा। अगर डर होगा प्रतिनिधि के अंदर में तभी वो जल्दी जल्दी काम करेगा कि अगर हम सड़क नहीं बनाएंगे अच्छी तो अगली बार वोट नहीं मिलेगा, स्कूल का सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, तो वो काम करेगा। लेकिन वो निश्चिंत है कि हमें जाति पर ही वोट मिल जाएगा, तो वो काम करना क्यों चाहेगा, क्योंकि उसका वोट मिलने का आधार दूसरा है, उसका वोट मिलने का आधार जाति है। तो जाति के आधार पर वो वोट मिलता है उसको, तो वो जाति वाला काम ज़्यादा करेगा। अपनी जाति में भोज खाने जाएगा, अपनी जाति में शादी ब्याह में जाएगा, इधर उधर फोटो खिंचवाएगा, तो उससे उसको वोट मिल जाएगा, उसको विकास करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे देश के अंदर में क्या है, जातिवाद और परिवारवाद जो है वो लोकतंत्र को क्या करता है, कमज़ोर करता है, भारतीय लोकतंत्र को। तो ये भारतीय लोकतंत्र के पास इस तरह की चुनौती है। तो आप समझ गए होंगे। इसके आगे अगला है भ्रष्टाचार और अपराधीकरण का क्या है, चुनौती है भारतीय लोकतंत्र के सामने। भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, भ्रष्टाचार जानते हैं, इसमें हमको आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बहुत अच्छे से जानते हैं। और अपराधीकरण को जानते होंगे। अपराधीकरण का मतलब कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, पैसा जमा कर लिया, थोड़ा जान पहचान है, तुरंत वो पैसा के बल पे क्या कर लेता है, टिकट लेकर के विधायक, सांसद, अलग अलग लेवल पर क्या बन जाता है, प्रतिनिधि बन जाता है। तो ये भी क्या है, लोकतंत्र के लिए गलत है। यानी चुनाव में धन और बाहुबल का प्रयोग, राजनीति में अपराधियों का बढ़ता प्रभाव। क्या हो रहा है, राजनीति में अपराधी का प्रभाव बढ़ रहा है। चुनाव में क्या करता है, वो धन भी लगाता है, उसके पास पैसा भी लूटा हुआ है और बाहुबल भी है, दोनों का प्रयोग करके वो क्या कर लेता है, जीत लेता है। कुछ जात वाला वोट, कुछ पैसा वाला वोट, कुछ इधर का वोट, सारा समीकरण मिला करके क्या कर लेता है, वो जीत लेता है। जो ईमानदार है, काम करने वाला आदमी है, वो देखते रह जाता है। तो ये जो है जाति क्या कहते हैं, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। भ्रष्टाचार भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर आप लोकतंत्र में रहते हैं तो आप जो है चाहेंगे कि हमारा क्या हो, निःशुल्क पढ़ाई है या निःशुल्क कोई भी काम है तो निःशुल्क हो, और उसके लिए आपसे पैसे मांगने लगता है, तो वो लोकतंत्र को क्या करता है, कमजोर करता है। तो भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है। अगला जो है आर्थिक असमानता और गरीबी, ये भी भारतीय लोकतंत्र के बीच में क्या है, एक प्रमुख चुनौती है। आर्थिक असमानता, हमने आपको इसके बारे में पिछले के चैप्टर में भी बताया था हमने आपको कि भारत में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक असमानता है। भारत में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक असमानता है। आप रिपोर्ट डेली छपते रहता है कि इतने लोगों के पास इतना धन है, इतने लोगों के पास इतना ही धन है, इस तरह से सुनते रहते हैं। रिपोर्ट छपते रहता है कि कोई बहुत करोड़पति अरबपति है, कोई खाने के लिए मर रहा है। तो ये क्या है, आर्थिक असमानता है। यानी कोई पैसे का क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, मतलब अल्कोहल में, शराब में या जुआ में, इस तरह से पैसे को उड़ाया जा रहा है, उसको कोई कमी ही नहीं, और कोई उसी पैसे के लिए मर रहा है, भूखे मर रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, आर्थिक असमानता। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भूखे मरे और कोई पैसा लेकर के उस पर ढेर बना करके बैठा रहे। तो ये भी क्या है, गलत है। ये आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए। और गरीबी, अगर आर्थिक असमानता है तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, उसी को कहते हैं आर्थिक असमानता। अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई लोकतंत्र के समानता के उद्देश्य को कमजोर करती है। लोकतंत्र का पहला उद्देश्य क्या था कि समानता, सब क्या हो, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या हो, समान हो। यानी आर्थिक रूप से भी मतलब कि
पैसे में भी ऐसा ना हो कि भूखे मरे, उसके पास भी, सबके पास क्या रहे, खाने भर का पैसा रहे। इसके बाद जो है राजनीतिक समानता भी हो, सब लोगों की भागीदारी हो विधायिका सांसद में। सामाजिक समानता भी हो, समाज के अंदर में, गांव के अंदर में क्या हो, समानता हो। तो ये क्या है, लोकतंत्र की भावना है। इस भावना को क्या करता है, चोट पहुंचाता है। ये जो असमानता है, आर्थिक असमानता, वो समानता के उद्देश्य को क्या करता है, कमजोर करता है। लोकतंत्र चाहता है कि सब आर्थिक रूप से क्या हो, लगभग लगभग समान हो। पूरे बराबर तो नहीं हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग समान हो। लेकिन अगर ये जो खाई जो बढ़ रहा है, ये लोकतंत्र की समानता के उद्देश्य को क्या करता है, कमजोर करता है। समान नहीं हो पाएगा, समानता इससे नहीं बढ़ेगी, कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब हो जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती है। भारत में इस तरह के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ता जा रहा है। अभी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोग 5,000 10,000 में काम कर रहे हैं, पेट मुश्किल से भरता है। तो ये क्या है, बहुत गरीबी का हाल है, खास करके बिहार में। बिहार में अगर आप रहें तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा, बाहर जा करके काम करना पड़ता है व्यक्ति को। तो इतनी गरीबी है बिहार के अंदर में खास करके। इसके बाद अगला चुनौती है भारत के अंदर में अशिक्षा। भारतीय लोकतंत्र के लिए अशिक्षा भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, चुनौती है। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो फिर जो अभी हमने आपको बताया जातिवाद के बारे में, जाति पे वोट करना बंद कर देंगे। दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, भले ही हमारा जात का है, उससे क्या मतलब, काम नहीं करता है, गंदा आदमी है, गलत आदमी है, तो उसको वोट नहीं देगा। तो वो शिक्षा से आएगा तभी सोचेगा वो, नहीं तो उस पर क्या होगा, जात का नशा चढ़ा रहेगा, जातिवादी रहे बात दिमाग पे रहेगा। तो वो क्या होगा, वो अशिक्षा जो है वो लोकतंत्र के लिए क्या होगा, खतरनाक होगा। तो वही कह रहा है कि निरक्षरता के कारण लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात, अधिकार और कर्तव्य भी नहीं मांगेंगे। अगर क्या अधिकार है क्या कर्तव्य है इस सब के बारे में जानेगा ही नहीं, क्योंकि शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं है तो वो क्या करेगा, जागरूक नहीं होगा तो उस चीज़ को नहीं मांगेगा। तो लोकतंत्र के लिए वो भी क्या है, गलत है। आप जो है जो मतलब अगर आप अशिक्षित हैं, आप जो है आपके बारे में उतना पता नहीं है, तो आप क्या कैसे सवाल पूछेंगे किसी भी अधिकारी से कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा ये अधिकार है। कहीं कहीं देखते हैं कि FIR नहीं लिया जाता है थाने में, क्यों, अशिक्षा के कारण। लोग पता है कि ये गरीब मतलब अशिक्षित आदमी है, कहाँ जाएगा, कितना दूर जाएगा, उसका FIR भी नहीं लिया जाता है, या अधिकारियों के द्वारा आपका काम नहीं किया जाता है। तो आप में अशिक्षा है इसी के कारण। अगर आप शिक्षित होंगे तो अधिकारी को भी डर होगा कि ये शिक्षित व्यक्ति है, कहीं जाकर के हमारा कंप्लेन न कर दे, शिकायत न कर दे। तो अशिक्षा के कारण लोग क्या करते हैं, अपने अधिकार नहीं मांग पाते हैं, कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो ये जो है हमारे भारत के पास जो है कुछ विशिष्ट लोकतंत्र में चुनौतियां हैं, जैसे जातिवाद का, भ्रष्टाचार का, आर्थिक असमानता का और शिक्षा का। तो आप जैसे नोट्स बनाएंगे तो आप उसमें लिख लीजिएगा इस तरह से। तो ये जो है आपका हो गया। 5वां टॉपिक है राजनीतिक सुधारों की दिशा। कुछ कुछ सुधार भी करना पड़ेगा इसमें, राजनीतिक सुधार भी हो रहे हैं। चुनौतियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुधारों पर जोर दिया गया है। क्या क्या सुधार किए गए हैं, तो सशक्तिकरण कानून, ऐसे कानून बनाना जो नागरिकों को सरकार पर नियंत्रण रखने की शक्ति दे, जैसे सूचना का अधिकार। जैसे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोगों के तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। लोग मजबूत होंगे तो लोकतंत्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। लोग अपने हक अधिकार की बात करने लगेंगे तो कहीं पे भ्रष्टाचार, घोटाला, इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, लोग जागरूक हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोग को मजबूत करने के लिए क्या किया गया, नागरिकों को सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए क्या किया गया, सूचना का अधिकार दिया गया कि आप पूछ सकते हैं, किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उसका काम होगा कि आपको वो जवाब दे, नहीं तो पहले जवाब ही नहीं दिया जाता था कि क्या काम है, कितने का काम है, कैसे कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब बातों का जवाब अंदर में काम होता था। तो इसके कारण सरकार ने 2005 ईस्वी में RTI यानी सूचना का अधिकार हम लोगों को दिया कि आप पूछ सकते हैं किसी से भी सवाल, और ये बाध्यकारी है, उसको जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं देगा ऐसा नहीं बात है। इसके बाद है राजनीतिक दलों में सुधार, दलों के भीतर पारदर्शिता लाना और वंशवाद को खत्म करना। ये वंशवाद हर जगह है, बिहार में नहीं, हर जगह पर ये वंशवाद है। और राजनीतिक दल के भीतर जो है पारदर्शिता नहीं है, कोई भी कितनों काम कर ले, मुख्य पद पर जो है, हमने आपको पीछे भी बताया, एक ही आदमी रहेगा। जैसे कांग्रेस में देख लीजिए, गांधी परिवार के ही लोग ऊपर में रहेंगे, पारदर्शिता उतनी नहीं है, कैसे चुनाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब वंशवाद भी है, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, भले ही वो क्या हो गया, लोकतंत्र आ गया, लेकिन असल मायने में राजतंत्र ही है अभी भी, कि फलाने का बेटा, फलाने का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। क्यों, क्योंकि वो उसका बेटा है इसलिए राजा बनेगा, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा। तो वो वाला सिस्टम क्या कहता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन विधायक का बेटा विधायक बनेगा। बस नाम बदल गया, काम वही है, काम वही हो रहा है। तो ये भी क्या है, राजनीतिक दल में क्या करना पड़ेगा, आपको सुधार करना पड़ेगा, लोकतंत्र लाना पड़ेगा, वंशवाद को खत्म करना पड़ेगा। तो ये कब होगा, जब लोग जागरूक होंगे, लोग वोट देना बंद करेंगे तो वंशवाद अपने आप खत्म हो जाएगा।
जागरूक नागरिक, लास्ट में वही आ गया, जागरूक नागरिक, नागरिक को जागरूक होना है। अंततः लोकतंत्र की सफलता जागरूक और सक्रिय नागरिकों पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो लास्ट में जो है अंततः लोकतंत्र का सफलता जो है, लोकतंत्र कितना सफल होगा वो जागरूक और सक्रिय नागरिक पर ही आकर के क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आप जागरूक हैं, सशक्त हैं, तो सारा का सारा जो लोकतंत्र होगा वो सफल होगा, नहीं तो वो किताब में ही रह जाएगा, लोकतंत्र जमीन पर नहीं उतर पाएगा। तो ये चैप्टर था लोकतंत्र के सामने में चुनौती। इसी के साथ आपका नागरिक शास्त्र खत्म होता है। और इसको आप जो हमने आपको जो टिप्स दिया है, जो समझाया है, उसको उस काम को करिए और इसको रिवाइज करिए बार बार, और देखिए आप क्या चमत्कार होता है। आप एग्जाम इतने कॉन्फिडेंस के साथ देंगे और बहुत ही अच्छा मार्क्स क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। इसी तरह से आप क्या रहिए, बने रहिए, और लगातार वीडियोज आ रहे हैं, आप उसको देखते रहिए। एक दिन आप बहुत ही अच्छे तैयारी के फेज में पहुँच जाएंगे। आप जो है ज़्यादा भटकिए नहीं इधर से उधर, जहाँ पर बहुत कम समय में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसी को पढ़िए। ये नहीं कि कोई 200 MCQ कहीं से कुछ उठा के ले आया और उसको बना रहा है, आप भी देख रहे हैं, वो आपको फायदा नहीं करेगा। आप पूरे के पूरे टॉपिक, पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़िए जो किताब में दिया गया है। ये आपका चैप्टर है, ये कंटेंट जो है आपके चैप्टर के अंदर में है। इससे 1500 ऑब्जेक्टिव्स आराम से बनाए जा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है घुमा घुमा के। तो इसके अंदर में अगर इतना आपको पता है तो आप सारे ऑब्जेक्टिव बना देंगे। बस इस तरह का पढ़ाई आपको करना है, और एक दिन के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रिवाइज करना है। पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है। दिन भर मोबाइल पे, गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं लगे रहना है। तो चलिए आप जो है इसको लिख लीजिए और लिख करके रिवाइज करते रहिए। तो इतना सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।